तो अब चर्चा करते हैं हम रेखीय आवर्धन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कैसे समझ सकते हैं कि कोई लेंस है, भाई लेंस का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं कि उसका वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके हमें दिखा दे। तो कोई लेंस किसी प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, प्रतिबिंब मतलब समझ रहे हैं, वस्तु की आकृति को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, वो उसकी रेखीय आवर्धन कहलाएगा, अर्थात उसकी आवर्धन करने की क्षमता कहलाएगी। तो रेखीय आवर्धन से हमने क्या समझा भाई, क्या परिभाषा है, इसको हम एम से व्यक्त करेंगे क्योंकि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो रेखीय आवर्धन क्या होगा भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब या वस्तु की ऊंचाई। इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से समझिए, देखिए किसी लेंस के सामने कोई 3 सेंटीमीटर की वस्तु रखी हुई थी और उसने प्रतिबिंब बना दिया 6 सेंटीमीटर लंबाई का। तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 और बिंब की ऊंचाई 3, तो 6 और 3 का अनुपात अर्थात 6/3, तो उसका रेखीय आवर्धन कितना हो गया, 2। अर्थात ये लेंस किसी वस्तु के आकार को दुगना कर सकता है, ये उसकी अधिकतम क्षमता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर मैं h1 से व्यक्त करूं, ठीक है, या h2 कह दें, और वस्तु की ऊंचाई को मैं किससे व्यक्त करूं, h1 से, तो h2/h1 होगा। अब मैं दोनों लेंसों के लिए प्रतिबिंब की रचना करूंगा और दोनों लेंसों के लिए सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। क्या दोनों लेंसों के लिए, उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र समान है। तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस, भाई ये उत्तल लेंस मैंने लिया, ये मुख्य अक्ष रेखा हुई, मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य में प्रकाश केंद्र, ये इसकी फोकस दूरी और ये फोकस दूरी का दुगना 2f। इसी तरह दोनों साइड को भाई ये f और ये 2f। मान लेता हूँ कोई वस्तु f और 2f के बीच में AB स्थित है। अब इससे प्रतिबिंब की रचना कैसे करेंगे भाई, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण BM जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है। तो हम जानते हैं लेंस से अपवर्तन के नियम के अनुसार कि ये लेंस से अपवर्तन या अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस या F से होकर गुजरती है, इस तरह से गुजर जाएगी भाई। दूसरी प्रकाश किरण को मैं कहाँ से होकर ले आता हूँ, लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर। हम जानते हैं कि लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित जो प्रकाश किरण है वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकलेगी। तो इस तरह से ये भाई यहाँ दोनों मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बना, ये वास्तविक है और देखिए नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए उल्टा है भाई। अब मैं सूत्र पर बाद में आऊंगा, प्रतिबिंब अवतल लेंस के लिए भी देख लेते हैं। तो मैं इसके नीचे ही एक अवतल लेंस बना रहा हूं भाई, और ये इसका प्रकाश केंद्र हुआ भाई, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष रेखा है। यहां कोई वस्तु मान लेता हूं AB। उसी तरह एक कोई BM रेखा है जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है भाई। अब हम जानते हैं ये अपसारित करता है प्रकाश किरणों को, इसलिए मैं मान लेता हूं भाई ये इधर चली गई लेंस से अपवर्तन के बाद, और दूसरी प्रकाश किरण जो लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित हुई है वो बिना मुड़े सीधी निकल गई। तो इस तरह से तो कोई प्रतिबिंब की रचना नहीं हुई। पर आप इस प्रकाश किरण को देखिए, जो ये प्रकाश किरण थी ना इस दिशा में जा रही है, वो ये कहाँ से आती हुई, अगर कोई प्रेक्षक यहाँ है तो उसको कैसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण बैक बढ़ाई है, इसको इस तरह से इधर से आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये दोनों प्रकाश किरणें इस प्रेक्षक को कहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी, इस बिंदु पर। तो जहां दोनों प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस जगह पर क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जो कैसा है, सीधा है, क्योंकि जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब भी जो आभासी बन रहा है वो कैसा है, लंबवत ऊपर की ओर।
तो इसको मैं प्रतिबिंब मान लेता हूं भाई, और ये प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो देखिए ये डॉट डॉट, ठीक है भाई। अब देखिए पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं भाई, सॉरी उत्तल लेंस के लिए। तो इसमें दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ में देखिए कौन कौन से कोण बराबर हैं। इसका ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो कोण लिख दीजिए भाई, कोण ओ ए डैश बी डैश बराबर कोण बी ए ओ, दोनों समकोण है, ठीक है भाई। और कोण इसका ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश बराबर कोण इसी तरह बी ओ ए, दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए बराबर होंगे। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है त्रिभुज ए बी ओ। अब आप जान ही गए होंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए क्या कह सकता हूं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। बात आई ना समझ में भाई, इसका लंब बटे इसका लंब बटे इसका आधार। अब देखिए ओ ए डैश अपॉन और इसका आधार, ठीक है। अब यहां देखिए मुझे जाना कहा था, मुझे निकालनी थी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये रही ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहां चिन्ह परपाटी का प्रयोग भी हमें करना है। चिन्ह परपाटी क्या कहती है कि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से नापी जाएंगी। आपतित किरण की दिशा में ली गई समस्त दूरियां धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा में ली गई समस्त दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। और एक तीसरी बात और है भाई कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी नापी गई दूरियां या लंबाइयां कैसी होती है, धनात्मक, जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नापी गई लंबाइयां कैसी होती है, ऋणात्मक। इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, जो मैंने क्या ली है भाई h1, ये तो धनात्मक मानी जाएगी, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 ये कैसी मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। तो देखिए ए डैश बी डैश को क्या लिखता हूं मैं, माइनस h2 अपॉन ए बी h1, ठीक है। ये माइनस h2 और ये h1 बराबर ओ ए डैश। ओ ए डैश क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और चूंकि ये आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, इसलिए v जो ये है वो कैसा माना जाएगा, धनात्मक, बटे ओ ए। और ओ ए क्या है, u है, लेंस से वस्तु की दूरी, परंतु ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा भाई, ठीक है। तो अब देखिए मुझे क्या चाहिए, h2 अपॉन h1। तो h2 अपॉन h1 बराबर, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन u। इसका मतलब उत्तल लेंस के लिए m क्या होता है, h2 अपॉन h1, और h2 अपॉन h1 का मान यहां से क्या आ गया, v अपॉन u, धनात्मक प्राप्त हुआ। इससे क्या कह सकते हैं हम कि उत्तल लेंस से अधिकतर स्थितियों में, केवल एक परिस्थिति को छोड़कर, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है भाई। तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक, जो किसके बराबर होता है, v अपॉन u, ठीक है। अर्थात कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है बटे कितनी दूरी पर वस्तु रखी थी। अब यहां देख लेते हैं अवतल दर्पण के लिए, तो वही इस कंडीशन यहां है, आप देख लीजिए। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज बी ए ओ में, अब देखिए ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, ये दोनों का क्या है, कॉमन है, अपने आप देख रहे हैं आप, ये कोण दोनों का 90 डिग्री का, और जो कोण बी ओ ए कहें या बी डैश ओ ए डैश कहें, दोनों का क्या है, कॉमन है, इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए
इसमें भी क्या लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ओ ए डैश अपॉन ओ ए। ठीक है, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे बड़े त्रिभुज का, अर्थात बी ए ओ का आधार। तो देखिए ये तो क्या है, ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश कहाँ है, ये इसमें देखिए ए डैश बी डैश कहाँ है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर। यहां ध्यान रखना ये तो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर था, इसलिए नेगेटिव आया था। तो यहां तो H2 कैसा है, धनात्मक, और ए बी अर्थात बिंब की ऊंचाई ये भी कैसी है, धनात्मक। तो H2 अपॉन H1 बराबर ओ ए, ये क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बना है, ए डैश पर, तो ओ ए प्रतिबिंब की दूरी आपतित करण के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस वी अपॉन ओ ए, यहां वस्तु थी आपतित करण के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस यू। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए H2 अपॉन H1 अर्थात m, m यही तो था परिभाषा से कि H2 अपॉन H1 अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर क्या आ गया, v अपॉन u। तो कहने का मतलब है लेंस चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र v अपॉन u प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लेंस से जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, चाहे वास्तविक और उल्टा हो चाहे आभासी सीधा हो, दोनों ही परिस्थितियों में आवर्धन का सूत्र नहीं बदलता। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या रहता है, v अपॉन u। इसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं अभी बताता हूं मैं आपको। तो देखिए आपको लेंस सूत्र याद ही है, लेंस सूत्र याद कर लिया आपको, ध्यान कीजिए लेंस सूत्र है क्या, 1 अपॉन एफ। देखिए कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में। ठीक है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में। दर्पण सूत्र क्या है, देखिए दर्पण सूत्र होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। इसी तरह जो लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र क्या है, 1 अपॉन एफ बराबर होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, अब मैं इस पूरा जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके प्रत्येक पद में अगर मैं u का गुणा कर दूं, सोचिए u का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, देखना u बटे एफ बराबर u बटे v माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, u अपॉन वी बराबर u अपॉन एफ माइनस 1, या कहूँ मैं u बटे v बराबर f लघुत्तम आ गया u माइनस एफ। अब आप कह रहे होंगे सर इसको क्यों कर रहे हैं, अरे रेखीय आवर्धन का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, v बराबर u b अपॉन m बराबर क्या होता है, v अपॉन u। तो अब देखिए m बराबर क्या हो जाएगा इससे, तो m, हाँ ये देखिए इधर को u बटे v लिखा था मैंने, हाँ तो u बटे f और ये क्या है प्लस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए मुझे चाहिए m बराबर v अपॉन u, तो देखिए m बराबर b अपॉन u उल्टा कर दीजिए, तो f बटे u प्लस f। तो इस सूत्र से भी आप सीधे सीधे किसी लेंस की लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात रेखीय आवर्धन की गणना कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें यहां u से गुणा नहीं करना चाहें, ठीक है, u से गुणा ना करके और देखिए v से गुणा कर दें, तो प्रत्येक पद में v का गुणा करने पर, v का गुणा करने पर कीजिए भाई b अपॉन एफ बराबर b अपॉन बी माइनस b अपॉन यू। तो देखिए मुझे m बराबर v अपॉन यू लिखना है, तो इसको इधर ले आइए,
तो v अपॉन यू बराबर क्या होगा, एक है ही, v से v कैंसिल हो जाएगा तो एक, और ये इधर को माइनस हो जाएगा, तो ये क्या है भाई m, तो m बराबर यहाँ f एलसीएम आ जाएगा तो f माइनस वी, तो ये एक और सूत्र आ गया भाई। तो m बराबर f माइनस वी अपॉन f, तो ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र और ये तीसरा सूत्र। आप न्यूमेरिकल करने के लिए अगर आपको शीघ्रता हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला सूत्र लीनियर मैग्निफिकेशन का v अपॉन यू, दूसरा अगर वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दी गई है तब भी गणना कर सकते हैं f बटे यू प्लस एफ सूत्र से, और अगर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी दी गई है तब m बराबर f माइनस वी अपॉन एफ सूत्र का प्रयोग करके हम उस लेंस की लीनियर मैग्निफिकेशन की गणना कर सकते हैं। देखिए 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के सामने लेंस से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु स्थित है। लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका वर्णन करना है, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, प्रतिबिंब आभासी है, वास्तविक है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है या बड़ा है, वो मतलब पूरी स्थिति आपको बतानी है। तो इसमें क्या दिया गया है पहले देखते हैं भाई। फोकस दूरी अवतल लेंस की कितनी है 21 सेंटीमीटर, इसका मतलब f बराबर माइनस 21 सेंटीमीटर। हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब इसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब u बराबर माइनस के 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। अब वस्तु का आकार भी दिया गया है, तो वस्तु के आकार या वस्तु की ऊंचाई को मैं मान लेता हूं h1 और वो 3.0 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे, पहले ये देखते हैं कि इस अवतल लेंस के द्वारा 14 सेंटीमीटर की दूर स्थित इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो लेंस सूत्र से। ठीक है, तो लेंस सूत्र से हम जानते हैं कि 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो इसमें मान रख दीजिए। तो 1 अपॉन एफ के स्थान पर 1 अपॉन माइनस 21, तो माइनस 1/21 बराबर 1/वी माइनस 1/14, तो ये माइनस के 14 लिखने पड़ेंगे, तो इस माइनस को मैं हटा देता हूं और यहाँ प्लस कर देता हूं। तो देखिए 1 अपॉन वी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/21, और ये इधर आने पर माइनस के 1/14 हो जाएंगे। अब देखिए 1/v बराबर 42, एलसीएम आ जाएगा, 1 दूनी 42 और 14 ती 42। ठीक है, तो माइनस 5/42, इसका मतलब v बराबर जो आ जाएगा 42/5 और 8 पंजे 40। ठीक है, और 5 चौका 20, इसका मतलब 8.4, और ये किस में आया है भाई माइनस में, तो ये माइनस 8.4। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है। चूंकि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, अतः प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बन रहा है। अवतल लेंस से वैसे भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वस्तु की ओर ही जब प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, अतः प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, सीधा सीधा होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा और आभासी होगा। अब ये वस्तु से बड़ा होगा लंबाई में या छोटा होगा, इसका कैसे पता लगाएं, लीनियर मैग्निफिकेशन के सूत्र से। अब
हम जानते हैं रेखीय जो आवर्धन होता है या लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आपको सूत्र याद ही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, बटे बिंब की या वस्तु की ऊंचाई। और हमने इसको क्या माना था, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 माना था समझाते समय, और वस्तु की ऊंचाई को h1 लिया था, और इसका मान किसके बराबर आया था, सूत्र जब हमने निकाला था v/u के। आपको इस तरह से याद होना चाहिए। तो अब देखिए वस्तु की ऊंचाई, अर्थात हमें पता उसी से लगेगा वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करके कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा है वस्तु से छोटा है। तो देखिए h2 अपॉन h1 का मान देखिए दिया गया है, वस्तु की लंबाई कितनी थी 3 सेंटीमीटर, बराबर v का मान, और देखिए v का मान कितना है 8.4, ये सही है ना। तो v का मान कितना है भाई -8.4 बटे u, और u का मान क्या है भाई, u ये -14। अब देखिए भाई तो h2 बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना भाई 14 छिक्की 84, ठीक है। तो ये कितना 0.6 बार कट जाएगा। तो h2 बराबर 3 गुणा 0.6 बराबर 1.8 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे भी पता लग रहा है h2 अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक आ रही है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक कब होती है, जब प्रतिबिंब भी कहां बने, मुख्य अक्ष के ऊपर, अपवर्ड ऊपर की ओर बने। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा है लेकिन वस्तु से आकार में छोटा है। वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 3.0, वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 3.0, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है 1.8, इसलिए प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, ठीक है। अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा।